हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएसटी मॉडल पेपर। और एसएसटी मॉडल पेपर हमारे पास जो ये हमारा है सेट 3 है, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे करीब 40 क्वेश्चन सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 3, जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर पेन पेपर लेकर तैयार हो जाएंगे और आप सबसे पहले अपने हिसाब से ईमानदारी से आंसर देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि आप अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका जो तैयारी है कैसी चल रही है। ठीक है, अगर आपको आंसर खुद से समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आंसर का रेफरेंस लेंगे, वरना सबसे पहले आपको क्या करना है कि खुद आपको यहाँ पर सवाल के जवाब देने हैं। और इसमें 40 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो आपका सही होता है उसके लिए आप 1 नंबर अपने आप को देंगे, और जो आंसर गलत होता है उसके लिए आप 0 देंगे। यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा कि 40 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अगर 30 से ऊपर आ रहे हैं, लगभग तैयारी लगभग ठीक चल रहा है। 35 से ऊपर आ रहे हैं तो तैयारी आपका काफी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अगर 30 से अगर नीचे आपका कम नंबर आ रहा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और बड़े ही मेहनत से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल दिया गया है कि वियना कांग्रेस, ठीक है, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी। ठीक है, वियना, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जो वियना कांग्रेस है उसकी मेजबानी किसने की थी 1815 में, तो बोलेंगे ड्यूक मैटरनिक। किसने की थी? ड्यूक मैटरनिक। ये सवाल इतने बार रिपीट हो रहा है कि आपको तो सुनकर ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कम समय में अगर मान के चलिए आपको अगर रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो का मदद जरूर लेंगे, ताकि कम ही समय में आपको इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। ठीक है, जालियांवाला बाग है ना, जालियांवाला बाग यानी जालियांवाला मैसेकर, इसकी घटना कब हुई थी, तो बोलेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। बैसाखी है ना, बैसाखी का दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता किसके बीच हुआ, तो बोलेंगे गांधी जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या होता है, तो मवेशी है ना, मवेशी प्लेग यानी जानवरों में आया हुआ बीमारी, आमतौर पे चूहा में। ये बीमारी आमतौर पे कहाँ पे देखने को मिला? चूहा में मिला। ठीक है, तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक यानी जो मवेशी का जो प्लेग था, जो बीमारी था, वो कब फैला, तो बोलेंगे 1890 के दशक में, 1890 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? ठीक है, तो 5 में हमसे पूछा गया है कि यूरोप, ठीक है, जो यूरोप है, यूरोप में कागज बनाने का जो पहला कारखाना, ठीक है, कागज बनाने का पहला कारखाना है ना, कहाँ खोला गया, तो बोलेंगे इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है बृहत उत्पादन, यानी बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कराना, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि बृहत, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन। तो बृहत उत्पादन की जो नीति है अपनाई थी, किसने अपनाई थी, तो बोलेंगे हेनरी फोर्ड ने। ये कार कंपनी है यूएसए का, है ना, ये हेनरी जो है फोर्ड जो है, ये क्या है? कार कंपनी है। और हेनरी फोर्ड उसके मालिक संस्थापक के नाम है, और फोर्ड क्या है? कार की कंपनी है। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड ने इसकी नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ठीक है, सार्डिनिया, ये हमारा इतिहास हो गया, ये हमारा है इतिहास। तो सार्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक थे वो कौन थे, तो बोलेंगे विक्टर इमैनुअल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे, तो बोलेंगे विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वियना कांग्रेस के पश्चात, ठीक है, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का स्थापना हुआ? किसका हुआ, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बुर्बो वंश यानी कि बर्बन डायनेस्टी। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, बर्बन डायनेस्टी यानी बुर्बन वंश। किसका, तो बोलेंगे वियना कांग्रेस के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है,
इसमें पूछा गया है कि जो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। यूनान एक तरह का क्या है, देश है। तो यूनान की जो स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो बोलेंगे 1832 में हुई थी। कब हुई थी, 1832 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया मजदूरों को यानी श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी, है ना, किस वर्ष, तो बोलेंगे 1921 में। ठीक है, ब्रिटिश भारत ने कब की, इंडियन मतलब ब्रिटिश इंडिया ने कब समाप्त की, तो 1921 में। ठीक है, 1921। नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब के भूमि निम्नीकरण, यहाँ पे निम्ति नहीं होगा, नी होगा, निम्नीकरण। ठीक है, निम्नीकरण। तो भूमि निम्नीकरण, ठीक है, भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या थे, तो बोलेंगे अति सिंचाई यानी कि ओवर इरिगेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर इरिगेशन, यानी जरूरत से ज्यादा अगर सिंचाई करते हैं तो वो भी आपका भूमि निम्नीकरण का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति है ना, राष्ट्रीय वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र होना चाहिए, कितना प्रतिशत। ठीक है, तो बोलेंगे कम से कम 1/3 33% होना चाहिए। जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अंतर्गत कितना प्रतिशत, तो बोलेंगे 33% भौगोलिक वन क्षेत्र वांछनीय है, मतलब इतना उम्मीद किया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि कौन सी संस्था, ठीक है, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को, ठीक है, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणी में बांटती है, फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग IUCN। संस्था का नाम क्या है, तो बोलेंगे IUCN। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है किस नदी पे है, तो बोलेंगे महानदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। प्राचीन जल, प्राचीन मतलब पहले वाली, प्राचीन जल यानी पहले वाली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जोहाद या खादिल ये भी प्राचीन है, गुल या कुल ये भी प्राचीन है यानी पहले के जमाने की है। छत वर्ष है ना, छत वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल, वर्ष नहीं छत वर्षा जल संग्रहण, ये भी क्या है, प्राचीन है। हमसे पूछा गया है कि जो प्राचीन वर्षा जल तकनीक संग्रहण नहीं, ठीक है, मतलब प्राचीन जल पहले का संग्रहण तकनीक जो नहीं है, तो बोलेंगे मल्टीपर्पस। ठीक है, मल्टीपर्पस इम्बैंकमेंट यानी बहुउद्देशीय बांध हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। ठीक है, जो रेशम कीट पालन है वो क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर। जो कीट, रेशम कीट को पालने का जो एक तरीका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग खनिज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज। ठीक है, यानी कि मिनरल्स। खनिज यानी क्या हो जाएगा, मिनरल। खनिज को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल। ठीक है, चलिए तो हमारा 17 सवाल यहाँ पे फिनिश होता है। आपको साथ साथ देखते चलना है कि कितने में से कितने सवाल के जवाब आपके सही होते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल, ठीक है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कि कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं, ठीक है, इससे अपना कच्चा माल तैयार करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कृषि आधारित क्षेत्र। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो कृषि से, ठीक है, किससे, तो बोलेंगे कृषि से अपना कच्चा माल जो है तैयार करते हैं, उसको बोलेंगे कृषि आधारित उद्योग। यानी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, ये किस पर आधारित होती है, तो बोलेंगे कृषि पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होता है यहाँ पर, तो बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या होता है, दो देशों के मध्य, ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है। ठीक है, दो देशों के जो मध्य व्यापार होती है, जो बिजनेस होती है, उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दो देश या दो देश से अधिक देशों के बीच जो भी व्यापार होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट 20 नंबर है भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना, तो बोलेंगे चेन्नई पत्तन। सबसे पुराना कौन सा है, तो बोलेंगे चेन्नई पत्तन। और चेन्नई का जो पहले नाम था वो क्या था, मद्रास। चेन्नई का पहले नाम क्या था, मद्रास। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि 1970 से 1993 के बीच, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया, ठीक है। जो बेल्जियम की जो संविधान थी, है ना, बेल्जियम की जो संविधान थी उसमें कितनी बार संशोधन किया गया, तो क्या बोलेंगे, 4 बार संशोधन किया। संशोधन का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे अमेंडमेंट। क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट। कितनी बार संशोधन किया गया, तो बोलेंगे 4 बार किया गया, है ना। तो 1970 से 93 यानी 23 साल के अंदर कितनी बार, तो बोलेंगे 4 बार संशोधन किया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 22 नंबर। तो 22 नंबर में पूछा है सत्ता के क्षैतिज वितरण। देखिए यहाँ पे 2 तरीका से वितरण किया जाता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, एक हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, यानी कि क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाएगा, तो बोलेंगे क्षैतिज। एक होता है वर्टिकल डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन, यानी कि ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज का मतलब क्या होता है, एक ही तल में होती है। क्षैतिज मतलब क्या होती है, एक ही तल में होती है। तो देखिए ये जो आपके पास कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। कार्यपालिका को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, विधायिका को लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका को जुडिशियरी। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी, ये सारे एक ही स्तर के हैं, ठीक है। तो जब एक ही स्तर के होते हैं तो सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगर हमसे पूछ देता कि ऊर्ध्वाधर बताइए, ऊर्ध्वाधर मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। ऊर्ध्वाधर अगर बोल देगा मतलब एक के ऊपर एक, तो पंचायती राज सरकार के ऊपर कौन होती है, तो राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार के ऊपर कौन होती है, तो बोलेंगे केंद्र सरकार होती है। यानी कि केंद्र सरकार जो है पावर शेयरिंग करेगी किसके साथ, राज्य के साथ, और राज्य सरकार किसके साथ करेगी, तो हम लोग कहेंगे इसको कि पंचायती राज सरकार के साथ। तो इस स्थिति में अगर बोलता कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता, केंद्र और राज्य हो जाता, केंद्र और राज्य हो जाता है कि नहीं। लेकिन हमसे क्या यहाँ पर पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्र और राज्य नहीं है, ठीक है। हमसे पूछा गया यहाँ पर कि सत्ता के क्षैतिज वितरण, सत्ता के क्षैतिज वितरण, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 22 नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, राज्य पुनर्गठन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी रिपोर्ट कब लागू की गई थी, इसकी रिपोर्ट कब लागू की गई थी, 1956 में। कब लागू की गई थी, बोलेंगे 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में राजनीतिक दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है यानी कि राजनीतिक दल होती है, उनको मान्यता कौन देता है, बोलेंगे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को बोलते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन। क्या बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। भारत में जो राजनीतिक दल होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनको मान्यता कौन देता है, उनको ऑथोराइज कौन करता है, तो बोलेंगे इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है, ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा, तो उनको बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। इंग्लिश में बोलेंगे अलायंस गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे, अलायंस गवर्नमेंट, या उसी को हम लोग बोलेंगे कोलिशन, अलायंस गवर्नमेंट, या क्या बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। अलायंस कोलिशन दोनों सेम ही है। हिंदी में बोलते हैं गठबंधन सरकार। यानी एक से ज्यादा राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाती है, तो क्या कहलाती है, गठबंधन की सरकार कहलाती है, ठीक है। चलिए आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 26 की तरफ। सवाल नंबर 26 में पूछा गया हमसे, ठीक है, सवाल नंबर 26 में हमसे क्या पूछा गया है, तो बोलेंगे यहाँ पर कौन सा तारीख नहीं तरीका होगा, यहाँ पे तारीख काट दीजिए, तारीख नहीं है, यहाँ पर क्या है, तरीका है, तारीख मिसप्रिंट हुआ है, तरीका मतलब कौन सा तरीका
किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक सुधार लाने हैं, लड़ने नहीं, लाने। सुधार लड़ना नहीं होता, लाना होता है। तो सुधार लाने के लिए बेहतर है, ठीक है, सुधार लाने के लिए बेहतर है। तो सुधार के लिए कानून बनाना, ठीक है। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सुधार के लिए कानून बनाना। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर, बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? जो बोलीविया का जल युद्ध था, ठीक है, जो बोलीविया का जल युद्ध था वो किसके खिलाफ था, है ना। तो जल यहाँ पे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है जल के खिलाफ, यानी जल के निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर। इट वाज अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का जो निजीकरण है, ठीक है, पानी का जो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, उसके खिलाफ था। कौन सा? तो बोलेंगे बोलीविया का जल युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, किस तरह की सरकार होती है? तो ये अकाउंटेबल होती है ना, अकाउंटेबल होती है यानी उत्तरदायी सरकार होती है, रेस्पॉन्सिव होती है यानी कि जिम्मेवार सरकार होती है, लेजिटिमेट होती है यानी कि वैध सरकार होती है। उत्तरदायी अकाउंटेबल होती है, जिम्मेवार रिस्पॉन्सिव होती है, और वैध यानी कि लेजिटिमेट होती है। तो तीनों हमारा सही है इसका, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो क्या होती है? अकाउंटेबल भी होती है, उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेवार भी होती है और वैध सरकार भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे सवाल नंबर 29 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो विवाद होते हैं, विवाद को हम लोग ना डिस्प्यूट कहते हैं या फिर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? विवाद बोलेंगे, ठीक है, या डिस्प्यूट बोलते हैं। इंग्लिश में इश्यू क्या बोला जाता है? तो बोलेंगे डिस्प्यूट। डिस्प्यूट लिखे रहेंगे या कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो क्या समझना है? विवाद होता है, ठीक है। तो विवाद का निपटारा कौन करता है? जब कभी भी केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा कौन करता है? तो बोलेंगे न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 30वें सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा गया है हमसे कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? सीधा डायरेक्ट बोलेंगे 22। 22 में हमारे पास 21 प्लस हिंदी। हम लोग क्या बोलना है? 21 प्लस हिंदी, यानी हिंदी के अलावे 21 और भी भाषाएं हैं। हिंदी के अलावे 21 भाषाएं हैं, तो कुल भाषाएं की संख्या जो कि अनुसूचित आती हैं, अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी के अलावे 21 है, टोटल कितनी है? 22। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि नेपाल में, ठीक है, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में, ठीक है, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? आंदोलन का कारण क्या था? तो बोलेंगे लोकतंत्र को स्थापित करना। लोकतंत्र को स्थापित करना। आपको पता होना चाहिए कि बहुत पहले तक जो नेपाल था वो राजतंत्र था, ठीक है। नेपाल क्या था? राजतंत्र था, यानी कि मोनार्की था, ठीक है। जब वहां पे इस तरह के आंदोलन हुए, उस आंदोलन के बाद नेपाल को भी लोकतंत्र का दर्जा मिला और वहां पे भी लोकतांत्रिक सरकार है। तो हमसे पूछा गया कि 2006 है ना कि अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? तो बोलेंगे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आंदोलन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा गया है कि एक उद्योगपति, ठीक है, एक उद्योगपति के विकासात्मक लक्ष्य क्या होते हैं? सबके अपने लक्ष्य होते हैं। आप अगर पैदल चलते हैं तो आपको साइकिल चलानी चाहिए, साइकिल खरीदना चाहिए। अगर आप साइकिल चलते हैं तो आपको लगता है कि हम टू व्हीलर खरीद लेंगे, यानी टू व्हीलर में पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां होती है, स्कूटी होती है, बाइक होते हैं, है ना, ये खरीद लेंगे। ये आपके लक्ष्य हो सकते हैं। अगर आपके नंबर मान लीजिए 60% आ रहे हैं, आपके मार्क्स अगर 60% आ रहे हैं तो आपके लक्ष्य क्या होंगे? 80 आने चाहिए, 85 आने चाहिए, 90 आने चाहिए। इस तरह से हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का जो विकासात्मक लक्ष्य होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो उद्योगपति होता है, जैसे अंबानी जैसे लोग होते हैं, अडानी जैसे लोग होते हैं, है ना, यानी कि इन जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति, इनके जो लक्ष्य होते हैं, डेवलपमेंटल गोल, वो क्या होते हैं? तो अधिक बिजली प्राप्त करना। कारण क्या है कि जितने भी इंडस्ट्री है, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्री है वो सारे किससे चलती हैं? तो
तो बिजली से चलती है। तो इनके लक्ष्य क्या होते हैं? अधिक से अधिक बिजली प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 33 नंबर। 33 नंबर में पूछा गया है कि सामान्यतः, है ना, सामान्य तौर पे किसी देश का विकास, है ना, किसी देश का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? उसके आधार क्या होते हैं? ठीक है, तो इसके आधार क्या होते हैं? इनमें से सभी, यानी वहां का प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति कितनी है, वहां का औसत साक्षरता दर, यानी तीनों देखा जाता है। पीसीआई देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम, साथ में आपका वहां पे एचडीआई देखा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखा जाता है, यहाँ वहां के लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है वो भी देखी जाती है, औसत साक्षरता दर यानी कि जो लिटरेसी रेट होती है, एवरेज लिटरेसी रेट यानी औसत साक्षरता दर, ये भी देखी जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए सामान्यतः देश के विकास, किसी भी देश के जो विकास होते हैं किस आधार पे निर्धारित किए जाते हैं? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से, ठीक है, विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना, ठीक है, उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र का उदाहरण है? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? उत्पादन की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35। जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? इसके अर्थ क्या होते हैं? तो बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य हैं? ठीक है, मृदा यानी कि सॉइल, ठीक है, सॉइल, इसके क्या क्या कार्य होते हैं? ठीक है, सॉइल के क्या क्या कार्य होते हैं, हमसे पूछा गया है सॉइल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? विनिमय, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया आपका, ठीक है, ये आपका गलत है, 36 नंबर गलत है, यहाँ मृदा नहीं मुद्रा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मुद्रा है, करेंसी, ठीक है, करेंसी, ये आपके पास मृदा नहीं है, मृदा होता तो सॉइल कहते। ये आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी मुद्रा के क्या, हमें कैसे पता चला मुद्रा? हमने यहाँ ऑप्शन देखा, तो ऑप्शन देखने के बाद सवाल का ऑप्शन के साथ कोई मैचिंग नहीं है। अगर ये मुद्रा रहेगा तो ऑप्शन इस तरह से नहीं हो सकते, यानी यहाँ पे जो समझ रहे हैं ये आपका गलत है, आप मुद्रा कर लेंगे। ठीक है, तो मुद्रा है ना, मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य हैं? तो भुगतान का माध्यम भी है, भुगतान का मान भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है, यानी कि 36 नंबर का जो सही जवाब है उपरोक्त सभी, ये सारे मुद्रा के कार्य होते हैं। फंक्शन, किसके फंक्शन? तो बोलेंगे करेंसी, किसके फंक्शन? तो बोलेंगे करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37 में हमसे क्या पूछा गया है? चलिए हम लोग 37 पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया यहाँ पे आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, आय का मतलब क्या होता है? इनकम, आय मतलब क्या होता है? इनकम। ठीक है, और उपयोग का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर, आय यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर यानी आय यानी कि कमाई, आय का मतलब होता है कमाई, ठीक है, आमदनी, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा यानी कि उपयोग। ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं, बचत। क्या बोलेंगे? सेविंग यानी कि बचत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 38 में बोला गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो इसके सारे कार्य होते हैं, इसके सभी कार्य हैं, जैसे कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना भी इसका कार्य होता है, विश्व व्यापार संबंधी नियम को बढ़ावा देना भी होता है, और साथ ही साथ विश्व निवेश के उदारीकरण, ठीक है, के समर्थन करना भी इसी का कार्य होता है।
तो हमसे अगर पूछा जाता है कि बताइए कि जो WTO है यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके सारे कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे। वह संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर उत्पाद के मानक तय करता है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड, ठीक है, मानक यानी कि स्टैंडर्ड। तो उस संगठन का नाम क्या है? तो उस संगठन का नाम है हमारा ISO। ठीक है, चलिए हम लोग इस लेक्चर का, इस वीडियो का आखिरी सवाल पे यहाँ पे आते हैं। उसमें पूछा गया है कि शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर है, सामान वगैरह होना चाहिए या सोने होने चाहिए। ठीक है, शब्द नहीं, सोना हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बोला गया है कि किस तरह का, ठीक है, यहाँ बोला गया कि किस तरह का निशान देखना चाहिए, तो बोलेंगे ISO। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 40 का डी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? 40 सवाल का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली टकरा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 40 में 40 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है और 40 में 40 अगर नहीं भी आता है तो उम्मीद कीजिए 35 प्लस आपको आना चाहिए। 40 में 40 अगर नहीं भी आता है तो 35 प्लस तो आपका सही होना ही चाहिए। तो समझिए कि आपका स्थिति बेहतर है, वरना और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा सोशल साइंस का तीसरा सेट भी यहाँ पे फिनिश होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे बने रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।